हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है। ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पहले लेक्चर में कार्बन C14 का, और मैंने डिस्कस किया था कि भाई इस कार्बन के लिए एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आइसोटोपिक मास क्या होता है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन केवल अगर पूछेगा तो क्या आंसर दोगे, एटॉमिक वेट क्या है, और ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। फिलहाल ग्राम एटॉमिक मास और मोलर एटॉमिक मास हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इसको आगे सुनने से पहले। आज के लेक्चर का जो कंटेंट होगा वो होगा कि एटॉमिक मास तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, उसको समझा। फिलहाल ये सारे जो टर्म्स हैं और डेफिनेशंस हैं, इनका क्या मतलब निकलता है, ये हमारा आज का लेक्चर होगा। देखिए, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मोल से क्या मतलब निकलता है। देखो, अगर मोल आप देखो तो मोल एक तरह का जानवर भी होता है, और जो तिल आपकी बॉडी में पाया जाता है उसको भी मोल कहते हैं। बट केमिस्ट्री में मोल से क्या मतलब है, तो केमिस्ट्री में मोल से मतलब है किसी भी सब्सटेंस का, ध्यान सुनना, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। ये जो नंबर आपने देखा ना, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं तो उस अमाउंट को हम 1 मोल कहेंगे। क्लियर है। तो मोल एक तरीके से सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने का तरीका है। इसी तरह से मोलर मास क्या है, नाम से मालूम चल रहा है, मोलर मास यानी 1 मोल सब्सटेंस का मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इट्स मोलर मास। इन्हीं बातों को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मोल में एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ मतलब निकलना चाहिए ना उसका। अब जैसे मान लो, अगर तुम किसी दुकान पे गए और तुमने दुकानदार को बोला कि भैया मुझे 1 दर्जन दे दो, तो दुकान वाला क्या देगा आपको 1 दर्जन? कोई सेंस निकला इसका? नहीं। हाँ, बस इतना है कि 1 दर्जन यानी 12, सामने वाला कुछ 12 के सेट में मांग रहा है। बट आप 1 डजन के बाद कुछ तो बताओगे ना, 1 डजन पेंसिल चाहिए कि 1 डजन पेन चाहिए कि 1 डजन कॉपी चाहिए कि 1 डजन बनाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब आप सब्सटेंस को मोल में एक्सप्रेस करते हो तो ये बताना पड़ेगा कि आप किस सब्सटेंस की बात कर रहे हो। तो जैसे 1 मोल ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब निकला, दिमाग में क्या पिक्चर बनी इसकी, तो बोलोगे इसकी जो पिक्चर बनी वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये पिक्चर बनी। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स के मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखो ये 1 मोल तो है लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की गई है। तो मॉलिक्यूल का मतलब आपने सब्सटेंस का नेचर बदला ना, ऊपर ऑक्सीजन एटम था, यहां ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या मतलब निकालोगे, बोलोगे इसका मतलब निकालेंगे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस सैंपल में O2 के, ऊपर वाले सैंपल में इतने सारे ऑक्सीजन के एटम्स थे। ये भी सैंपल 1 मोल है लेकिन ये इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन होता है O पर 2 नेगेटिव, से ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो अगर 1 मोल ऑक्साइड आयन की बात कर रहा हूं यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस की बात हो रही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहा हूं तो यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सब्सटेंस क्या है। आप कोई भी चीज अगर कहोगे ये इतने मोल है तो वो सब्सटेंस क्या है ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे बात करें। देखिए, मान लो ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये बताओ कि इसके बारे में 16 AMU
या 16 U या 16 डाल्टन एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर U यानी यूनिफाइड मास डाल्टन, इसमें से अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब निकालोगे आप? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर ऑक्सीजन के लिए 16 AMU या U या डाल्टन अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को AMU, U या फिर डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं, और ये सिंगल एटम का मास होता है। मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का मास ये 16 AMU या U या डाल्टन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के बदले अगर मैं 16 ग्राम लिखूं तो 16 ग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बोलोगे ये 16 तो सेम है, लेकिन आपने AMU के बदले ग्राम लिख दिया है, तो ये कि आपने एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है, इसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। और वो ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास होगा? जैसे 16 AMU जो है वो एक एटम का था, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए खासकर 16 ग्राम जो है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास होगा, यानी 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा, इसीलिए उसको मोलर एटॉमिक मास भी कहेंगे। यानी कि ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम क्या मतलब निकला? ये ग्राम एटॉमिक मास है, ये मोलर एटॉमिक मास है, ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है, ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर आपको पता है क्या है? ठीक, अब एक बात सुनो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो आप उसको 16 AMU या U या फिर डाल्टन कह सकते हो। ये एक एटम का मास आपने ऑक्सीजन का एक्सप्रेस किया, लेकिन मैं उसी ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में पूछ रहा हूं, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन फिर से बताओ, लेकिन ग्राम में। तो ये मैं तुम्हें पहले डिस्कस कर चुका हूं कि AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर भी मैं यहां पे उसको समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक एटम का मास मैं ग्राम में चाहता हूं। ऊपर अभी आपने जो चीजें समझी हैं उसमें समझ में आ रहा है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 ग्राम है। तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? तो 16 अपॉन दिस एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम का मास 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो मैंने इसको 16 AMU कहा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, और इन टर्म्स ऑफ ग्राम में जो है उसे 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कहूंगा। ये ग्राम में आ गया। अब दोनों स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखें तो एक एटम का ही तो मास है ना वो, तो 16 AMU भी ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, और 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी एक एटम का मास है। यानी हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 16 AMU इज इक्वल्स टू, यहां पे 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 16 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये ग्राम में आ गया। दोनों तरफ 16 आप हटा दो तो ये आ जाएगा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ग्राम्स में, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर को, तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 10 की पावर -24 ग्राम बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको बेहतर है याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 AMU किसके बराबर है, तो 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 1 अपॉन N0 ग्राम के बराबर है, और सॉल्व करने पे 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम के बराबर आता है। ठीक, अब आगे बात करें। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, आपको दिया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास आयरन का कितना है 56। आपको समझ में आना चाहिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास अगर 56 है, तो अगर मैं केवल एटॉमिक मास आपसे पूछता तो बात वही है, 56 है, आप उसी को AMU या ये फिर U या फिर डाल्टन कह सकते हो। ठीक, तो आयरन का एटॉमिक मास इन्होंने दिया हुआ है। चलो आगे बात करें, तो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन इन ग्राम्स। एक एटम का मास निकालो ग्राम में। कैसे करें सॉल्व? तो देखो ध्यान से, आपने ये पढ़ा कि एक एटम का जो मास आयरन का है इन्होंने 56 दिया हुआ है, तो आपने लिया 56 AMU। चलो, और अभी आपने पढ़ा कि 1 AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 AMU
इज इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, तो ये आ गया। तो कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो 56 में, तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने आयरन के एक एटम का मास ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एएमयू में पता था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। चलो आगे एक और क्वेश्चन है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन। किसी एलिमेंट के एक एटम का मास गिवन है। ठीक है, विजुलाइज करो, सिंगल एटम का मास है ये, सिंगल एटम का। नाउ कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। बोले जो ग्राम एटॉमिक मास आएगा उससे ग्राम हटा देंगे बस, तो एटॉमिक मास कहलाएगा, एमयू लगा देंगे। ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालें? बोलोगे अभी तो पीछे पढ़े, ग्राम एटॉमिक मास ही उसका मोलर एटॉमिक मास है, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास है। ध्यान से सुनना, एक एटम का मास इन्होंने दिया है और ग्राम एटॉमिक मास यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास इन्होंने पूछा है। तो आप कैसे करोगे? बोलो सिंपल है, ग्राम एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो मास ऑफ वन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर करने पर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास आ जाएगा। मुझे उम्मीद आप सॉल्व कर लोगे। 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करने पे ऑलमोस्ट 40 आ जाएगा। तो 40 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास आ गया। और एटॉमिक मास लिखना होगा तो केवल ग्राम को हटा दो, 40 लिख लो। अब वो चाहे 40 यू लिखा हो या 40 एएमयू लिखा हो या 40 डाल्टन लिखा हो। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करें। अब हमारे सामने स्क्रीन पे O2 है, O2। तो O2 कोई एटम तो है नहीं, ये तो मॉलिक्यूल है ना। जब एटम होगा तो एटॉमिक मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। और ये आपको पढ़ाया जा चुका है फर्स्ट लेक्चर में कि ऑक्सीजन के दो एटम का एटॉमिक मास 16 16 जोड़ देने पे 32 आएगा, यानी 32 इसका O2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 32 AMU या U या फिर डाल्टन से आप यहाँ क्या समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे कि ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। O2 मॉलिक्यूल है, दो एटम का बना है, इसीलिए इसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, एटॉमिक मास नहीं कहेंगे। तो 32 इसका मॉलिक्यूलर मास है, यानी वन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ध्यान देना, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर यही ग्राम में लिखा हो, यही ग्राम में लिखा हो 32 ग्राम, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए होता है डिफाइन, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होता है, यानी वन मोल मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होता है, और उसे मोलर मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 32 AMU से क्या मतलब निकल रहा है O2 के लिए, और 32 ग्राम से क्या मतलब निकल रहा है O2 के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ये दिया है। भाई कोई सब्सटेंस है, अब उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो सब्सटेंस है उसके एक मॉलिक्यूल का मास इन्होंने दिया है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का। पूछा क्या है? कैलकुलेट द मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो भैया मोलर मॉलिक्यूलर मास आपने पढ़ा कि मोलर मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है। तो बहुत लॉजिकल है, एक मॉलिक्यूल का दिया है और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का पूछा है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मोलर मॉलिक्यूलर मास को ही कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और वो हो जाएगा मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 32 ग्राम आ जाएगा। ये इसका मोलर मॉलिक्यूलर मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और अगर केवल यहां पूछा होता कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप कहते 32 है, लेकिन उसको हम लोग या तो AMU कह देते, या फिर यूनिफाइड मास U कह देते, या फिर डाल्टन कह देते। ठीक, देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है और इसको मैं दो अलग अलग अप्रोच से बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। ये तो खैर आप खुद भी निकाल सकते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके सामने है C6H12O6। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12 होता है, 6 कार्बन है, 12 × 6। कितना एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का? 1, 12 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना होता है एटॉमिक मास? 16, 6 ऑक्सीजन है।
तो इसको ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। अब ये बताओ कि ग्लूकोज का जो इन्होंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है 180, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बताना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब तक आपने जो पढ़ा उसमें आपको दो अलग अलग तरीके से ये पिक्चर समझ में आनी चाहिए। चलो बात करते हैं पहले मेथड की। आप ये समझ सकते हो कि जो 180 ग्राम दिया है, ये 180 ग्राम, ये उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। ग्लूकोज के जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लोगे तो उनका मास आएगा 180 ग्राम। तो इस हिसाब से 1 मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, तो बोलोगे 180 ग्राम को आप डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास 180 ग्राम है तो आप जब 180 को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से तो ये ग्राम में 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ग्लूकोज का। तो ये तो एक तरीका था अप्रोच का कि हमने इतने सारे मॉलिक्यूल का मास कंसिडर किया और 1 मॉलिक्यूल का निकाल लिया। एक तरीका ये भी है कि आप मॉलिक्यूलर मास को सीधा 180 mu ले सकते थे ना भाई। ग्लूकोज के लिए आपको 180 ग्राम से क्या समझ में आ रहा है ये क्लियर होना चाहिए, और 180 AMU से क्या समझ में आ रहा है ये क्लियर होना चाहिए। 180 ग्राम जो है ग्लूकोज के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास है। 180 AMU जो है ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, और आपको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आपने 180 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो आप दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आप कैसे उस क्वेश्चन को विजुलाइज कर रहे हैं ये मैटर करता है। अब एक पॉइंट और मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो ऑक्साइड बन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जितने गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। और सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 पॉजिटिव आएगा, 2 लूज करेगा 2 पॉजिटिव आएगा, 3 लूज करेगा 3 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एटम के लिए तुम डिस्क्राइब करते हो एटॉमिक मास को, है ना। तो ऑक्सीजन के लिए अगर मैं तुमसे कहूं कि एटॉमिक मास क्या है तो बोलोगे 16 AMU होता है, या 16U यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16U। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि ये तो आयन बन गया ना, जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है ये तो एक आयन है। तो आयन के लिए तुम आयनिक मास कहोगे ना। तो इसके लिए हमारा इंटरेस्ट इसके आयनिक मास में है। अब वो कैसे मालूम चलेगा, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि जब हम एटॉमिक मास स्केल पर मासेस को स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। एटॉमिक मास मोस्टली न्यूक्लियस की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन हुआ या लूज हुआ तो उसके मास से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इस स्केल पे। तो 16U इसका अगर एटॉमिक मास था तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 16U इसका मास रहेगा, बट उसको हम लोग बस आयनिक मास कहेंगे। तो वैल्यू ऑलमोस्ट वही है, फर्क कितना है, पहला वाला एटम था तो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा, दूसरा वाला आयन है तो उसका आयनिक मास कहलाएगा। वैसे ही सोडियम एटम के लिए अगर मैं बात करूं तो 23U इसका एटॉमिक मास है। ये एटम है तो एटम के लिए एटॉमिक मास। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ठीक है, कुछ तो मास बाहर गया, लेकिन वो इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मुकाबले कि इसके एटॉमिक मास स्केल पे इसको बहुत फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसका भी मास आप 23U लेके चलेंगे, लेकिन उसके लिए आप उसको आयनिक मास कहेंगे। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास एटम्स के लिए, आयनिक मास आयंस के लिए। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से इस मास स्केल पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। रीजन आपको पहले ही बताया जा चुका है, फिर से बताया जा रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्टेड ऑन एटॉमिक मास स्केल। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत हल्का होता है प्रोटॉन के मास से, इसलिए उसके मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस स्केल पे। ठीक, और देखो 2 एग्जाम्पल देख लो। NO3 नेगेटिव इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं। NO3 नेगेटिव इसे नाइट्रेट आयन कहते हैं। तो जब भी किसी आयन पे प्लस या माइनस चार्ज होता है तो उस चार्ज को हम कंसिडर नहीं करेंगे जब हम मास निकालेंगे। ठीक है ना। अब मास निकालने में हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो मैं सभी एटॉमिक मासेस को जोड़ दूंगा। 1 नाइट्रोजन का
और 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जोड़ने पर ये 62 आया। तो नाइट्रेट के लिए 62 आया। अब ये बताओ 62 यू लिख दूंगा तो उसका क्या मतलब है, और 62 ग्राम अगर लिखूंगा इसके लिए तो क्या मतलब है? बोलोगे 62 यू जो है वो मास ऑफ 1 आयन कहलाएगा नाइट्रेट के लिए, उसको आयनिक मास कहेंगे। लेकिन वही 62 ग्राम इस नाइट्रेट के लिए ग्राम आयनिक मास होगा, मोलर आयनिक मास होगा, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस का मास होगा, यानी 1 मोल आयन का मास होगा। तो ये जो 62 ग्राम है ये मास ऑफ 1 मोल नाइट्रेट का मास है, ऐसा कह सकते हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल और है सल्फेट का एग्जाम्पल। सल्फेट का एग्जाम्पल, इसमें एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक, और 4 ऑक्सीजन है, 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, 4 हैं, तो मैंने इसको पूरा ऐड अप किया, 96 आ गया। और मैंने बोला ऊपर प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे मास निकालते समय। तो 96 जो इसका मास आया है इसको हम दो तरीके से व्यू करेंगे। 96 यू क्या है और 96 ग्राम क्या है। 96 यू इसका एक आयन का मास होगा, आयनिक मास होगा, और 96 ग्राम ग्राम आयनिक मास होगा, मोलर आयनिक मास होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन का मास होगा, यानी 1 मोल आयन का मास होगा, मास ऑफ 1 मोल आयंस ऑफ सल्फेट, ठीक। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मास क्या होता है। देखो जो सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला मास डिफाइन करते हैं, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला मास? जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट, ये एक सॉल्ट होता है सोडियम कार्बोनेट। सॉल्ट में जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट होता है पॉजिटिव, जैसे अब सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें 2 सोडियम आयंस होंगे, 2 Na पॉजिटिव आयन, और एक कार्बोनेट आयन होगा, है ना। तो इस तरह का कैटायन और एनायन जिसमें प्रेजेंट रहता है और उसे सॉल्ट कहेंगे हम। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। सॉल्ट में ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहते हैं। सॉल्ट के लिए एक्चुअली मॉलिक्यूल्स नहीं होते, कैटायन एनायन का एग्जिस्टेंस होता है, ये पूरी तरह मॉलिक्यूल नहीं कहलाता है। इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिट कहते हैं बस। तो दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो Na2CO3 तुमको नजर आ रहा है ये उसका मॉलिक्यूल नहीं है, इसीलिए हम उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, ये उसका 1 फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा सॉल्ट्स के लिए, और उसका मास फॉर्मूला मास कहलाएगा। तो याद रखना सॉल्ट में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ये कैटायन एनायन का मिला के जो फॉर्मूला होता है इसको 1 फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, और इसके मास को फॉर्मूला मास कहेंगे। तो अब जैसे सॉल्व करें अगर, तो 2 सोडियम है 23 इसका मास हो जाएगा, और एक कार्बन है 12 और 3 ऑक्सीजन है 16 एडअप किया तो 106। तो 106 इसका फॉर्मूला मास है, ठीक। अब 2 बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के लिए 106 AMU लिखूं या यू लिखूं या डाल्टन लिखूं तो इसका क्या मतलब है? तो बोलोगे कि इसका मतलब है कि आप केवल 1 फॉर्मूला यूनिट, केवल 1 फॉर्मूला यूनिट का मास लिख रहे हैं और ये फॉर्मूला मास कहलाएगा। लेकिन वही चीज जब ग्राम में आपने लिख दिया, अब ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, यानी कि Na2CO3 ऐसे एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिट्स लोगे तो उसका मास 106 ग्राम आएगा, और उसको आप लोग कहोगे कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का मास है वो ग्राम फॉर्मूला मास है, और 1 मोल का है इसीलिए मोलर फॉर्मूला मास भी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला मास क्या है और ग्राम फॉर्मूला मास और मोलर फॉर्मूला मास क्या है, ठीक। और सॉल्ट्स के लिए फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, हमको एक एटम आयरन दिया गया है, इसका मास निकालना है ग्राम में। हमको एक मॉलिक्यूल वाटर दिया है, इसका मास निकालना है ग्राम में। और हमको एक मॉलिक्यूल CO2 दिया है, इसका भी मास ग्राम में निकालना है। और एक सिंगल आयन है नाइट्रेट का, इसका भी मास ग्राम में निकालना है, ठीक। बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, उनका जो एक एक पार्टिकल का मास होगा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास, AMU में उसको लिख लोगे और ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे।
एकदम सिंपल अप्रोच बता रहा हूं। यानी पहले वाले को हम ऐसे कर सकते हैं पहले वाले को हम ऐसे कर सकते हैं, देखो मास ऑफ वन आयरन एटम एएमयू में 56 एएमयू कहलाएगा, बोलो, है ना, 56 एएमयू में, और ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो मास ऑफ वन आयरन एटम इन ग्राम 56 इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या था 1.66 10 टू द पावर -24, अब ये ग्राम में आ गया। तो ये एक अप्रोच है भाई, एएमयू में उसको कंसिडर करो और ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये एक अप्रोच है। और सुनो, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर जानते हो ना क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है, 2 H हैं तो 1 1 और एक ऑक्सीजन है तो 16, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 18 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल यानी वन वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है, कहोगे 18 AMU कह सकते हैं, या यू कह सकते हैं केवल, यूनिफाइड मास। तो AMU में आपने किया पहले कंसिडर, अब आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल ग्राम में निकालना है ना, तो 18 इंटू कन्वर्जन फैक्टर 1.66 10 टू द पावर -24, अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, अगेन CO2 की बात करें तो एक कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है 16 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 44, ठीक। इसका मतलब ये निकला कि CO2 का अगर मैं वन मॉलिक्यूल लूं, मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, सिंगल CO2 मॉलिक्यूल का मास, तो वो 44 AMU या फिर U लिखा जाएगा, और इसी को अब ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 44 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम हो गया। इसी तरह नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट का अगर आयनिक मास देखोगे ना एक आयन का, तो 14 हो गया नाइट्रोजन का, और 16 तीन बार हो गया ऑक्सीजन का, ऐड किया तो 62 आ गया। तो जो 62 उसका आयनिक मास है, आप कह सकते हो ना मास ऑफ वन नाइट्रेट आयन, मास ऑफ वन नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू 62 AMU, ये कह सकते हो। अब ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वन नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू 62 इंटू कन्वर्जन फैक्टर क्या है AMU ग्राम में 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, एक चेकलिस्ट तैयार की है मैंने, उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम डिस्कस किया, ग्राम एटॉमिक मास और मोलर एटॉमिक मास यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर मास यानी वन मॉलिक्यूल का मास डिस्कस किया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस किया जो कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए है, आयनिक मास जो कि सिंगल आयन के लिए है डिस्कस किया, ग्राम आयनिक मास और मोलर आयनिक मास जो कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस के लिए है, इसको डिस्कस किया, ठीक। फॉर्मूला मास सॉल्ट के लिए डिस्कस किया, और उसी को जब वन फॉर्मूला यूनिट के लिए देखोगे तो फॉर्मूला मास कहेंगे, और जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स के लिए देखोगे तो उसे ग्राम फॉर्मूला मास कहेंगे, ये डिस्कस किया। यानी एटॉमिक मास एक एटम के लिए होता है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए होता है, आयनिक मास एक आयन के लिए होता है, और फॉर्मूला मास एक फॉर्मूला यूनिट के लिए होता है। उसी तरह जो उनके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम आयनिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास हैं, वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें दिया है कि एक एलिमेंट है ए, ठीक है, एक एलिमेंट ए दिया है जिसका हमें ये दिया है कि ये एक मॉलिक्यूल बना रहा है A3, मतलब 3 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल A3 बना रहे हैं, ऐसा हम मानेंगे। और इस जो मॉलिक्यूल बना A3, इसका वन मॉलिक्यूल का, ये एक्चुअली क्या गैसियस फॉर्म में है, दिया है कि ये वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो A3 गैस बनी है, उसका जो मास है वो 8 × 10⁻23 ग्राम है। तो एक एलिमेंट है जिसका एक एटम हम ए से दिखा रहे हैं,
तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसके एक मॉलिक्यूल का मास दिया है, और कैलकुलेट द मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल का दिया है और मोलर मॉलिक्यूलर मास पूछा है, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास पूछा है। इतना क्लियर हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे उसमें ये भी कहा है ऑल्सो कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब A3 का जब मास निकालोगे उसका मॉलिक्यूलर मास, तो वहां से अब तुमको ए का एटॉमिक मास भी निकालने को बोला गया है बी पार्ट में। और तीसरा पार्ट इसमें और पूछा है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस क्या होती है, कैसे निकालोगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए मोलर मास कैसे निकालोगे, बोलोगे कि सर हमको एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास निकालना पड़ेगा। हमें एक मॉलिक्यूल का मास उस A3 का दिया है 8 इंटू 10⁻⁻23, एक मॉलिक्यूल का ये। तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आंसर आ जाएगा, ये आ गया ऑलमोस्ट 48। आई होप आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 10⁻⁻23 कैंसिल आउट हो जाएगा 23 से, 10⁻23 से, और बाकी मल्टीप्लाई होगा तो ऑलमोस्ट 48 ग्राम आ जाएगा। ये 48 ग्राम क्या आया भाई, बोलोगे सर ये मोलर मॉलिक्यूलर मास आया गैस का, मोलर मॉलिक्यूलर मास आया, यानी ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया उस गैस का। यानी गैस क्या थी A3, ये A3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब ये बताओ कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि A3 का कितने एटम है, उसमें 3 हैं, तो तीनों एटम का एटॉमिक मास जोड़ोगे तब तो ये 48 आना चाहिए ना। 3 एटम है ए, तीनों का अपना एटॉमिक मास है, तीनों को जोड़ोगे तब 48 आएगा। इसका मतलब हमारे दिमाग में ये बात आई कि लेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए बी एक्स, जो ए एटम है उसका एटॉमिक मास एक्स मान लो, चलो तो 3 बार उस एक्स को जोड़ोगे तब तो 48 के बराबर आएगा, क्योंकि A3 का तुमने मोलर मास निकाला है 48। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, 3x बनेगा इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48/3 यानी 16 आ जाएगा। तो ध्यान देना A3 मॉलिक्यूल था, उसका मॉलिक्यूलर मास है 48, और A एटम है उसका एटॉमिक मास है 16, और वो 3 बार 16 जुड़कर 48 बना है मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, वेपर डेंसिटी पे। आपको ये बात याद रखनी है, किसी भी गैस के लिए, फिर से सुन लो, किसी भी गैस के लिए वेपर डेंसिटी उस गैस की मोलर मास अपॉन 2 होती है, मोलर मास अपॉन 2 होती है। तो मोलर मास कितना निकाला आपने 48 गैस के लिए, तो ये हो जाएगा 48/2 24, ये उसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, वेपर डेंसिटी दे देते हैं, मोलर मास पूछते हैं। यहाँ पे मैंने मोलर मास निकाल के वेपर डेंसिटी पूछा। अच्छा अगर तुमसे मोलर मास पूछेंगे और अगर वेपर डेंसिटी दी रहेगी मान लो, तो क्या करोगे, बोलोगे वेपर डेंसिटी में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज मोलर मास ऑफ द गैस, ये याद रखेंगे आप। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 40, इट्स फॉर्मूला इज SO2, सॉरी SOX। x यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है जो हमको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेट करना है x ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड 1 मॉलिक्यूल का मास AMU में और ग्राम में, दोनों में बताना है। तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ध्यान से सुनो। गैस की वेपर डेंसिटी नोन है, पता है हमें, तुरंत वेपर डेंसिटी से क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, मास मोलर मास मिल गया। मोलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इनटू 2, 40 ग्राम आ गया। तो भैया ये 40 ग्राम क्या आया, बोलोगे ये गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया, और इसको हम लोग गैस के लिए मोलर मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास आया। ठीक है ना, 80 ग्राम। ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, अब ये बताओ कि ये जो 80 आया है ये किसका मास है, बोलोगे SOX का मॉलिक्यूलर मास है 80। ठीक, जिसमें कि सल्फर एक है तो उसका एटॉमिक मास 32 होता है, और ऑक्सीजन इसमें x टाइम्स हैं, तो x इंटू उसका जो एटॉमिक मास होता है 16। तो जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए ना।
तो यानी ये हुआ मतलब कि SOX में जो सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यानी 32 सल्फर का और 16 इंटू एक्स ऑक्सीजन का मिलाकर 80 होना चाहिए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा 3, है ना, x3 आ गया यहाँ पे, तो ये भी सॉल्व हो गया ए। अब आते हैं 1 मॉलिक्यूल के मास पे, तो वो तो बहुत आसान है। अगर 80 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास 80 AMU हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया 80 AMU, जिसे हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास अगर 80 ग्राम है तो 1 मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 80 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, 80 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इसके बराबर होगा, और ये सॉल्व करने पर इतना ग्राम आ गया। तो ये एक तरीका था ग्राम में सॉल्व करने का। एक तरीका ये भी है कि अगर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम आया है तो इसका 1 मॉलिक्यूल का मास 80 AMU कहलाएगा, और आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप ये भी तो कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 80 AMU, और उसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं 80 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। सॉल्व करने पे यही आंसर आपको मिलेगा। क्लियर? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिए जो कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस में, वो ये कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ आयरन से आप क्या समझते हैं। 1 मोल ऑफ आयरन एटम से आप क्या समझे? बोलोगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, ये समझे। कभी कभी एग्जामिनर मोल के बदले, मतलब 1 मोल एटम है ना, ये 1 मोल एटम, तो उस 1 मोल एटम के बदले एक टर्म यूज करते हैं ग्राम एटम्स, तो ये कंफ्यूज करता है। ऐसा लगता है कि 1 ग्राम की बात हो रही है, नहीं, यहां 1 ग्राम की बात नहीं हो रही है, ये पूरा एक टर्म है। 1 ग्राम एटम एक टर्म है जो कि 1 मोल एटम के बदले यूज किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 मोल एटम को ही 1 ग्राम एटम कहेंगे। तो अब ये बताओ कि अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है 2 मोल एटम्स, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं 2 ग्राम एटम्स? बिल्कुल कह सकता हूं, बट ये 2 ग्राम एटम एक्चुअली ग्राम मास में नहीं है, ये एक टर्म है। ग्राम एटम एक टर्म है मोल एटम्स के लिए, ठीक है ना। और 2 मोल एटम का मतलब है 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम का मतलब है इसमें कितने एटम्स होंगे, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिसके भी हों। ठीक, इसी तरीके से जैसे 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप जानते हो, उसी को एग्जामिनर कभी कभी 1 मोल मॉलिक्यूल की बदले 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखते हैं, है ना। जैसे 1 मोल एटम के बदले 1 ग्राम एटम लिखते हैं, वैसे 1 मोल मॉलिक्यूल के बदले 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखते हैं। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का ये मतलब नहीं है कि 1 ग्राम की बात हो रही है, ये पूरा एक टर्म है। ग्राम मॉलिक्यूल एक टर्म है जो कि 1 मोल के बदले यूज किया जा रहा है। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 3 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है, 3 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि मेरे पास 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है? क्या मैं कह सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल, 3 मोल मॉलिक्यूल्स के बदले जो टर्म यूज की जा रही है वो 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स यूज की जा रही है। तो ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, फिर से बोल दे रहा हूं, मोल एटम के बदले ग्राम एटम एक ही मतलब रखता है, और मोल मॉलिक्यूल्स के बदले ग्राम मॉलिक्यूल्स एक ही मतलब। देखिए बेटा, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं जो पढ़ा हमने अभी। आपको इसमें दिया है एक सैंपल है आयरन का 5.6 ग्राम का, ठीक है, और एक्सप्रेस करना है इसे ग्राम एटम्स में। आपको समझ में आना चाहिए ग्राम एटम्स में, यानी मोल्स एटम्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ग्राम एटम एक टर्म है जो मोल ऑफ एटम के लिए यूज की जाती है, और इसका एटॉमिक मास 56 दिया है। कैसे करें? बोलोगे एटॉमिक मास से तुरंत अंदाजा लग गया हमें कि 56 ग्राम अगर हम यूज करते हैं
तो ये उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, और ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से सुनो, 56 ग्राम उसका मोलर मास हुआ ना आयरन का, तो ये 1 मोल आयरन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मोल आयरन एटम्स, यानी उसी 1 मोल के बदले हम यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो 1 मोल एटम के बदले हमने 1 ग्राम एटम टर्म यूज किया है। तो 56 ग्राम अगर 1 ग्राम एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये था कि 5.6 ग्राम कितना रिप्रेजेंट करेगा। देखो यूनिटरी मेथड, 56 अगर 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5.6 कितना रिप्रेजेंट करेगा। बोलोगे ये 1/10 हो गया, 56 को जब 10 से डिवाइड करोगे तभी तो 5.6 आएगा, तो 1/10 हो गया, यानी सामने वाले को 1/10 बना दो, तो 1/10 मोल आयरन एटम से रिप्रेजेंट करेगा। ये 1/10 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ आयरन हो गया, और इसको हम कह सकते हैं 1/10 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन, ठीक। तो 56 ग्राम का सैंपल अगर 1 मोल आयरन एटम है, 1 ग्राम एटम आयरन का है, तो 5.6 कितना है 1/10 मोल ऑफ आयरन एटम एंड 1/10 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन। तो पॉइंट ये है कि ग्राम एटम यहाँ पे मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/10 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज वेइंग 90 ग्राम, 90 ग्राम का ग्लूकोज का सैंपल दिया हुआ है। ग्लूकोज आपको पता है क्या होता है, C6H12O6 होता है, और इसका मोलर मास निकालने पर कितना आता है 180 आता है मोलर मास निकालने पे, ठीक है। पीछे हमने क्वेश्चन किया था इस पे। हमें इसे ग्राम मॉलिक्यूल्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। बोले ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी मोल्स पूछे गए हैं, कितना मोल सैंपल है ये 90 ग्राम ग्लूकोज, कितना मोल सैंपल है, उसी मोल को ग्राम मॉलिक्यूल कह दिया गया है। तो अब ये बताओ 180 अगर इसका मोलर मास है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि 180 ग्राम लेने पर, ग्लूकोज का 180 ग्राम लेने पर ये उसका 1 मोल का मास रिप्रेजेंट करेगा। यानी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और उसी 1 मोल मॉलिक्यूल के बदले हम टर्म यूज कर रहे हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये 1 ग्राम नहीं कहना चाह रहा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये 1 मोल कहना चाह रहा है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी कि उसका मोलर मास 180 है। हमसे ये कहा गया है कि 90 ग्राम कितना रिप्रेजेंट करेगा। बोले आपने 180 को हाफ कर दिया, 90 तब बन गया। तो जब आपने 180 को हाफ किया तो सामने भी हाफ करो, यानी 90 ग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाफ मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हाफ मोल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और वो हाफ मोल को ही लिखने का एक और तरीका है ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये पॉइंट समझाने का बस मेरा मोटिव ये था कि क्वेश्चन में अगर हमसे मोल्स ऑफ एटम पूछा गया है, तो एग्जामिनर कभी कभी मोल्स ऑफ एटम के बदले कहते हैं ग्राम एटम्स बताओ कितने हैं, तो ग्राम एटम्स और मोल ऑफ एटम एक ही बात हो गई। ऐसे ही अगर एग्जामिनर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछना चाहते हैं, तो वो कभी कभी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ना कह के ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राम वर्ड यूज किया गया है वो एक्जैक्टली 1 ग्राम के लिए नहीं है, वो एक टर्म है। ग्राम एटम एक टर्म है मोल ऑफ एटम के लिए, ग्राम मॉलिक्यूल एक टर्म है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट का। अगली मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी, लेक्चर नंबर 3 में।